नमस्कार। आज जो है अपना अगला चैप्टर बहुपद है। इसके पहले का चैप्टर वास्तविक संख्या बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, बताया गया है और प्रश्नों को भी कराया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। चलिए बहुपद को शुरू करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बहुपद से जो है कम से कम एग्जाम में 12 से 14 नंबर तक के प्रश्न आते हैं। 12 से 14 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए। तो चलिए जानते हैं बहुपद क्या है। सबसे पहले समझते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद जो है ना कि वैसा कह सकते हैं पद, चाहे वैसा चर राशि जिसमें उसका चर राशि जो है ना उसका घात माइनस में नहीं हो, पूर्णांक हो, चर राशि का घात पूर्णांक हो, चर राशि किसी के बट्टा में नहीं हो, चर राशि रूट में नहीं हो, तब क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं बहुपद। यानी कह सकते हैं ऐसा कि ऐसा बोल सकते हैं चर और अचर, चर और अचर से बना पद, बना पद क्या कहलाता है? अपना बहुपद कहलाता है। ऐसा कह सकते हैं। क्यों हो सकता है? मतलब जान लीजिए कि बहुपद कहेंगे कैसे, इससे भी एक प्रश्न बनता है कि बहुपद बताइए। प्रश्न आता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, पहचानने के लिए। तो इसी परिभाषा से, इसी के डिफिनेशन से हम लोग इसको समझेंगे। ध्यान रखना है कि बहुपद कौन होगा, बहुपद किसे कहेंगे। मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर -3 प्लस 4, ऐसा लिख देते हैं। 1/x प्लस 2 लिख सकते हैं। रूट एक्स, एक्स प्लस 4 ऐसा लिख सकते हैं। एक्स प्लस 5 ऐसा हम कुछ बहुपद लिख रहे हैं। इन सभी को बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे अभी जानेंगे, समझे। तो ऐसा कह सकते हैं बहुपद में कि बहुपद वह है जिसका घात, बहुपद वह है जिसमें चर राशि का घात। इस बात को भी बहुत ध्यान देना है, चर का बात कर रहे हैं। चर एबीसीडी के अक्षर चर राशि कहलाता है। और आपको हम बता दें बहुत अच्छे तरीके से कि एबीसीडी के अक्षर को चर राशि कहते हैं और गिनती की संख्या को अचर कहते हैं। बहुत भली भांति आपको पता होना चाहिए ये बात। तो घात मतलब चर राशि का जो घात है ना, चर राशि का घात पूर्णांक और धनात्मक, पूर्णांक और धनात्मक होना चाहिए। मतलब चर राशि का जो है ना मान, उसका जो मान हो चर राशि का घात पूरा धनात्मक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। पहले देखिए इसमें कौन ऐसा है का, देखिए सर यहाँ चर राशि का घात जो है ना इसका घात माइनस में है, मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा। एकदम ध्यान रखना है, एकदम बहुत जरूरी चीज है कि ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों? जिसका घात माइनस में है। और क्या बताइए कि चर राशि जो है ना, चर राशि तो किसी के रूट में नहीं हो, रूट में, सॉरी रूट, इसको लिख देते हैं इंग्लिश में रूट, इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए इसमें। अब देखिए इसमें खोजिए कौन ऐसा बहुपद है का जिसका मतलब उसमें चर राशि रूट में हो। ऐसा कोई बहुपद है जिसमें चर राशि रूट में है? जी सर, देखिए ये रहा वो बहुपद जिसमें चर रूट के अंदर है। तो मेरा ये भी बहुपद नहीं होगा, मेरा ये भी बहुपद नहीं होगा। पहला क्या बताया गया है कि चर राशि का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बताया गया कि चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या, तीसरा तीसरा पर ध्यान रखिएगा, चर राशि, चर राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बट्टा में। देखिए बताइए एग्जाम्पल में कौन ऐसा बहुपद है जिसमें चौर बट्टा में है। चौर बट्टा में देखिए ये है चौर बट्टा में, ये चौर बट्टा में, ये भी मेरा बहुपद नहीं होगा। तो मतलब कि हमारा सारा पालन कर रहा है कथन को x+5, मतलब ये बहुपद है अपना। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है आपके मतलब के सामने कि सर चर राशि ही क्यों, अचर राशि के बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा है कि अचर राशि का घात माइनस में होना चाहिए, अचर राशि रूट में होना चाहिए कि नहीं, अचर राशि किसी के बट्टा में होना चाहिए कि नहीं। तो इस पर हमें ध्यान नहीं रखना है। अचर कांस्टेंट होता है, इसका मान रूट में हो, घात माइनस में हो, बट्टा में हो, भार में जाए, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब रहेगा सिर्फ चर राशि से। चर राशि के बारे में जानना है, उससे हम पता लगा पाएंगे कि बहुपद है कि नहीं। ध्यान देना है, पहला बात याद रखना है कि उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए, किसी के बट्टा में नहीं होना चाहिए, कौन, चर राशि, और रूट में नहीं होना चाहिए, कौन, चर राशि। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बहुपद को। अब जो है चलते हैं अगले इसी बात पर। अब बहुपद जो हम लोग पढ़ते हैं ना बहुपद, तो इसमें बहुपद को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग में? दो भाग में, समझे। ध्यान रखना है, बहुपद को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं।
और एक भाग को कहते हैं पद के आधार पर बांटते हैं और दूसरे भाग को हम लोग घात के आधार पर बांटते हैं। तो मतलब मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट होने वाला है, दोनों से प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं, सब्जेक्टिव में भी बनते हैं, मतलब हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान रखना है ना, बहुपद को जो है हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। क्या भाग में? दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग बताइए, तो आपका पहला भाग जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर, पद के आधार पर। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर। अब ये पद क्या होता है और घात क्या होता है, इसके बारे में सर कुछ बताइए। तो अभी कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं, समझिए। हम लिखते हैं x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, आपको हमसे मतलब हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताइए कि इसमें देख के बताइए कि कई गो पद है। कि पहला एग्जांपल में इसमें एगो और एगो दो गो पद है। तो इस प्रकार से गिन के पढ़ रहे हैं ना कि एगो दूगो, एगो दूगो, एगो दूगो, दूगो पद है। तो उसको पद के आधार पर पढ़ते हैं कि पद इसी प्रकार से बांटते हैं गिन के। और घात के मतलब अब देखते हैं इसके माथ पर कितना घात है, इसके माथ पर कितना घात है। मतलब कुछ नहीं तो यहाँ एक है, जीरो नहीं समझिएगा, कि इसके माथ पर कितना घात है, इसके माथ पर कितना घात है। तो इसके रूप में बांट के पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं घात के आधार पर। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पद के आधार पर कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, जानेंगे कैसे। आज का क्लास इंट्रोडक्शन का होने वाला है, बहुत जरूरी है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। ऐसा फिर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको पूरे यूट्यूब पर। तो आप पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए और इसको देखिए। देखिए, पद के आधार पर है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पद के आधार पर। सबसे पहले पढ़ते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। समझ में आ रहा? हमने क्या लिखे? एक पदीय। और अब भी क्लास में ही याद हो जाएगा आपको, क्लास में ही याद हो जाएगा। हम पूरा जो है ना, मतलब कसम खाते हैं हम कि आपको अभी क्लास में याद करवा देंगे आपको। बस वीडियो को अच्छे से सुनना है। देखिए, एक पदीय बहुपद, एक मतलब कहने का से सर एगो, और पद का आधार मतलब एक पदीय मतलब एगो पद। इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं एक पदीय जिसमें एगो पद हो। नामे से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जिसमें एक पद हो, एक पदीय जिसमें एक पद हो। एक ऐसे छोड़ देते हैं, हिंदी में लिखते हैं जिसमें एक पद हो, वो कहलाएगा अपना एक पदीय बहुपद। जिसमें मात्र एगो पद हो। एग्जाम्पल में कुछ बताइए। एग्जाम्पल में देखिए, हम यहाँ लिखे एक्स, यहाँ लिखे वाई, यहाँ लिखे एक्स स्क्वायर, लिखे जेड स्क्वायर। इस में कई गो पद है? इक्के गो पद है, इक्के गो, एगो मात्र पद है, इसलिए ये एक पदीय बहुपद। अगर बताइए हम यहाँ लिख रहे एक्स प्लस 1 का एक पदीय बहुपद होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें एगो एगो दूगो पद है, तो ये पदीय बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? एक पदीय बहुपद किसे कहिएगा? एक पदीय बहुपद वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो सर, एक पद हो, एक पदीय बहुपद। और देख के पहचान लेंगे कि एगो पद है। जैसे देखो, हम यहाँ घात लिखल है, उससे मतलब नहीं, उससे हमें थोड़ा ही मतलब नहीं, हमें पद गिनना है। पद का एगो एगो तो एक पदीय। चलते हैं दूसरे पर। दूसरा है अपना द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। अब मतलब इसका मतलब वही जो आप समझ रहे हैं, जिसमें मात्र दो गो पद हो। जिसमें कई गो पद हो? जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो। मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि क्लास में याद नहीं होगा। अरे एकदम याद होगा, आप एकदम याद होगा, हम पढ़ा रहे हैं ना, एकदम याद होगा। मतलब जिसमें दो पद हो। एग्जाम्पल में कुछ बताइए, तो कुछ लिख दीजिए जिसमें दो गो पद हो। एक्स प्लस 1, एगो एगो दूगो, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, एगो एगो दूगो, एक्स के पावर 4 प्लस 2, दूगो मतलब दूगो पद है, द्विपदीय। हम यहाँ एक्स लिख दिए, अब बताएंगे, कहेंगे कि बताइए नहीं ये एक द्विपदीय बहुपद है, तो मारिए खींच के एक चमाटा किसी को। ये इसको हमें सर बताए कि ये वो है तो एक पदीय, तो जी ये वो पद है तो एक पदीय, मैं दो को रहता था द्विपदीय। समझ रहे हैं ना? पूरा अच्छे से समझना इसको। अब तीसरा क्या होगा? वही जो आप सोच रहे हैं, तीसरा क्या होगा? त्रिपदीय। त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद। अब वही फिर समझिए जिसमें कई पद हो, तीन को नाम है त्रिपदीय, जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो।
जिसमें 3 पद हो वो कहलाएगा अपना त्रिपदीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में बताइए, तो एग्जाम्पल में देखिए महाराज क्या होगा। लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या पद है गिनिए था, 1 2 3, त्रिपदीय। एक्स के पावर 4 प्लस 2x प्लस 5, क्या पद है, 1 2 3। कोनो छोटा ऐसा नहीं गिनना कि एगो, जैसे एगो दूगो तीनगो चारगो, कान लाल कर देंगे, समझा ना। क्यों, जब भी कोई गुन्ना का चिन्ह हो ना, गुन्ना का चिन्ह हो तो उसको हम लोग एक क्यों गिनते हैं। देखो गुन्ना की 2 पचे कितना है, 10, एगो पद है कि नहीं। तो गुन्ना के रूप में आपको दिखे तो उसको एगो गिनना है। जैसे कि एगो गुन्ना के चिन्ह है बीच में, तो एगो दूगो तीनगो, त्रिपदीय बहुपद। समझ में आया कि नहीं। हम लोग जो है पद के आधार पर बहुपद पढ़े 3 प्रकार के, कौन कौन, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। एक पदीय में एगो पद होता है, द्विपदीय में 2 पद होता है, त्रिपदीय में 3 पद होता है। बड़ा आसान लग रहा है, कुछ है ही नहीं। अब चलते हैं इसी प्रकार से अपना दूसरे पर। पहला जो है बहुपद को हम लोग 2 प्रकार से बांट के पढ़ते हैं, वो पद के आधार पर जो बहुत अच्छे से समझ लिए। दूसरा है अब घात के आधार पर, इसको जान लेते हैं क्या होता है घात के आधार पर, और ये भी उसी प्रकार से बताया जाएगा। अब घात के आधार पर, अब जैसे कि ऐसा आपके पास प्रश्न बन सकता है, जे लेखन सर आप त्रिपदीय तो फिर चतुर्पदीय फिर पंचपदीय, तो जी नहीं, हमें 3 गो के बारे में पढ़ना है, 3 तक हम लोग क्या करेंगे उसको जानेंगे, समझे। 3 गो के बारे में 3 तक ही पढ़ना है, त्रिघात बहुपद तक। और देखिए अगर चतुर्पदीय बहुपद कर रहे हैं तो फिर आप कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं खुद से। क्यों, जब 4 घात कर रहे हैं तो आप उसको 2 के पावर के रूप में, 2 पावर के रूप में लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 के रूप में। तो फिर उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें 2 तक ही पढ़ना, 3 तक ही पढ़ना है। अब चलते हैं घात के आधार पर। तो घात तो अभी समझाएं आपको एग्जाम्पल लेके, कि अब माथ पर देखना है। जब भी घात की बात है ना तो उसके माथ पर देखेंगे। मतलब हम लिख दे x के पावर 10 और आपसे पूछे बताइए x का घात कितना है, तो x के माथ पर कितना लिखा है, x के माथ पर लिखा है 10, तो ये होता है घात, ये जी होता है घात, समझे। जितना संख्या लिखा रहता है ना किसी के माथ पर होता है घात, तो x का घात कितना, 10। तो अब इसी के आधार पर पढ़ते हैं हम लोग बहुपद को। सबसे पहले होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ये भी आसान है एकदम, इसी को हम आपको इसी प्रकार से बताया जाएंगे। इसको रैखिक बहुपद कहते हैं, चाहे इसी को हम लोग कहते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद मतलब जिसमें घात का एक हो, वैसा ही आ गया एक घातीय बहुपद, चाहे रैखिक बहुपद। तो इससे हमें अब ये जो पोर्शन पढ़ना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बनता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इससे बनता है प्रश्न, इसी वाले पोर्शन से, घात के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो जिसमें अधिकतम घात एक हो, जिसमें अधिकतम घात एक हो, एक ही होना चाहिए, उकरा अलावा और कुछ नहीं, एक, हाँ मतलब उन्हें एक होना चाहिए, एक, तो कहलाएगा रैखिक बहुपद, चाहे एक घातीय बहुपद, समझे। अब जैसे कि एग्जांपल में कुछ लिख के बताइए, ऐसा लिखिए जिसका घात अधिकतम घात एक हो, जिसे लिखेंगे x प्लस वाई, सॉरी x प्लस एक, इसके माथ पर अधिकतम घात कितना है, कुछ नहीं, तो एक, तो एक घातीय बहुपद। लेकिन पद के आधार पर एगो दूगो द्विपदीय बहुपद, समझे। तो पद के लिए पद गिनेंगे, घात के लिए घात देखेंगे, घात एक माथ पर एगो, तो एक घातीय बहुपद। हम लिख दे यहाँ पर सिर्फ एक्स लिखे, तो इसके माथ पर कुछ ना, कितने तो कितना है, एक है, तो एक घातीय बहुपद। हम लिख दे जेड, इसके माथ पर और कुछ नहीं लिखे, इसके माथ पर कुछ नहीं, तो एक है, एक घातीय बहुपद, चाहे रैखिक बहुपद, समझे। इसमें कुछ बात ध्यान रखना है, इसका जो होता है ना एक सूत्र होता है, सॉरी इसका एक व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप मतलब क्या, क्या इसका मतलब, जैसे देखिए ईंट बनाता है ना, कहीं कहीं ईंट बनता है तो वहां पर फरमा देखते होंगे, वहां पर मिट्टी उसमें रख दिया जाता है और इसको हिलाकर ठोक दिया जाता है, तो उससे ईंट का आकार ले लेता है, मतलब वो ईंट का फरमा है, समझे ना। तो उसी प्रकार से रैखिक बहुपद लिखने का एगो फर्मा है, मतलब एगो तरीका है। इस प्रकार से लिखेंगे तो रैखिक बहुपद क्या होगा, उसी को कहते हैं व्यापक रूप। क्या होता है वो, ए एक्स प्लस बी होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, समझे। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। अब मतलब व्यापक रूप लिख लिए। अब इसको हल करेंगे ना, रैखिक बहुपद के समीकरण जो होगा, चाहे रैखिक बहुपद जो होगा उसको आप हल कीजिएगा,
तो उसका अधिकतम घात जितना होगा ना उतना ही उसका हल निकलेगा, उतना ही मान निकलेगा, उतना ही संख्या में। जैसे कहने का आशय कि अगर हम आपसे पूछे कि रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे तो एगो, क्यों? तो अधिकतम घात कितना है? एक। इसके शून्यक, शून्यक पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, इसके शून्यक, इसके शून्यक एक होंगे, चाहे लिख सकते हैं इसके हल, इसके चाहे शून्यक लिख दिया क्या, इसके शून्यक एक होते हैं। कौन एक? एक होते हैं। मतलब कहने का आशय क्या, कुछ समझाइए, जैसे बताते हैं हम आपको। हम लिखते हैं x प्लस 1। अब हम आपसे पूछेंगे बताइए इसमें x का हल निकालिए, तो x का हल कीजिएगा तो बराबर के इधर माइनस में एक आएगा ना, कोई वो हल निकल के आया? एगो। देखिए x प्लस 2 बराबर में 0, x का मान निकालिएगा माइनस में 2, कोई वो मान निकल के आया? एक मान। तो मतलब अधिकतम घात मात पर जितना होगा ना उतना ही शून्यक होता है। तो मात पर अधिकतम घात एक हो तो शून्यक भी कई होता है? एक वो शून्यक होता है इसका। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ये अपना हो गया रैखिक बहुपद। देखिए पहला होता है अपना रैखिक बहुपद जिसको जान लीजिए। अब होता है दूसरा द्विघात बहुपद, दूसरा होता है द्विघात। अब ये भी उसी तरह आसान है। द्वि मतलब दो, अघात मतलब समझ रहे हैं, मात पर देखना है, मतलब जिसमें अधिकतम घात दो हो, दो मात्र दो हो, सॉरी दो ही हो, अधिकतम घात दो हो तो कथी कहलाएगा? दो हो तो कथी कहलाएगा? द्विघात बहुपद। देखेंगे जिसमें, जिसमें अधिकतम घात, और इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से प्रश्न पूछा जाता है, इसी द्विघात बहुपद से। लिखेंगे जिसमें अधिकतम दो घात हो, दो घात होते हैं, दो घात होते हैं, अधिकतम दो से ज्यादा नहीं होगा, दो घात होते हैं। मतलब कुछ एग्जाम्पल में बताइए, देखिए हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल में लिख के। लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब बताइए इस पर देखिए घात कुछ नहीं तो एक है, और इस पर अधिकतम घात कितना है? दो है। कितना है? सॉरी दो है। इस पर अधिकतम घात कितना है? दो है। तो मतलब अधिकतम घात दो ही होना चाहिए, वो कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। समझ रहे हैं? यहां हम लिख देंगे x के पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। अधिकतम घात कितना है? 2 को है। तो ये अपना कहलाएगा कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। अब इसमें कुछ बात जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसमें का एक एक बात को एकदम ध्यान से सुनना है। सबसे पहले जो होता है ना, इसका एक व्यापक रूप होता है, मतलब इसका भी एक फर्मा होता है, मतलब कि इसी प्रकार के रूप में लिखा जाना चाहिए। क्या होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। वो जो अपना होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। मतलब इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब सॉरी प्लस सी, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी अचर राशि है। कौन राशि है? अचर राशि है। मतलब कहने का से वहां गिनती की संख्या होगा, अचर राशि है। एबीसी क्या है? अचर राशि है। और एक और बात ध्यान रखना है, जहां ए का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए का मान आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप एक जगह जीरो रख देंगे ना, एक जगह जीरो, और जीरो में एक्स स्क्वायर से गुना करेगा तो ये तो पूरा भाग को जीरो बना देगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो द्विघात बहुपद होने के लिए उसमें अधिकतम घात 2 होना चाहिए, पर तो इसमें 1 है, इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं होगा। समझे? पहला यहाँ पर जीरो का भी मान नहीं होगा। अब देखिए इसमें और कुछ बताइए। देखिए जब इसको हल करते हैं ना, हल, तो इसको हल करते हैं तो इसके दो शून्यक निकलते हैं, दो, इसके दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसके दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। मतलब कर दो मान निकलेगा, दो मान, इसको हल कीजिएगा, दो मान होगा। एक मान जो है ना उसको हम लोग कहते हैं अल्फा। इसमें एक मान को हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरा को हम लोग बीटा से सूचित करते हैं। एक को अल्फा से और दूसरा को बीटा से सूचित करते हैं। ध्यान से समझिए, एक को अल्फा से सूचित करते हैं, दूसरा को बीटा से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम समझिए इसको ध्यान से। इसके शून्यक होंगे कई दो, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। और इसमें कुछ सूत्र होंगे जो आपको समझना है, ध्यान से समझना है।
सबसे पहले द्विघात बहुपद में अधिकतम दो घात होगा, इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। और व्यापक रूप एकदम इंपोर्टेंट है, ये तो और याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में एकदम सेम टू सेम पूछे गए हैं प्रश्न की द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझे। और जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके दो गो शून्यक हो गए, वो अल्फा और एगो बीटा। अब जो है ना, इसके शून्यक से कुछ सूत्र होता है। एगो सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब ध्यान रखना है शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल मतलब एगो शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, और इसका हल मतलब योग कर रहा है। शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा को जोड़ दीजिएगा ना, तो इसका मान माइनस बी बटा ए के बराबर होगा। यही होता है शून्यकों का योगफल। आगे एक और सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ध्यान रखना है, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल मतलब गुणा कर देना है, अल्फा में गुणा कर देना है बीटा से, तब इसका जो मान होता है ना, वो मान सी बट्टा ए के बराबर होता है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा में बीटा से गुणा कीजिएगा तो उसका मान सी बट्टा ए के बराबर होता है, समझे। सी बट्टा ए का थी वही ए बी सी, इसके बराबर मतलब इसका हल निकालेंगे, अल्फा बीटा को जोड़ेंगे ना, तो एक बी बट्टा ए के बराबर होगा, माइनस बी बट्टा ए के। और अल्फा बीटा को गुना करेंगे तो सी बट्टा ए के बराबर होगा। और एक और सूत्र होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। द्विघात अगर आपको प्रश्न दे दे कि द्विघात बहुपद के शून्यक है, बहुपद निकाले, तो उसका कुछ सूत्र है, उसको लिखते हैं। और ये आपको एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, तभी प्रश्न आपसे बनेगा। द्विघात बहुपद जो है ना, इसका निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमने यहाँ लिखा है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये आपका यहाँ पूरा समाप्त होता है द्विघात बहुपद। और एक एक बात जो है ना यहाँ इंपोर्टेंट लिखा गया है, बहुत जरूरी है, एक बार रिविजन कर लीजिए कि इसमें अधिकतम दो घात होगा, द्विघात दो घात होना चाहिए। इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। और उसके जो है ना कि दो हल होंगे, उसको अल्फा बीटा कहते हैं। एगो मान को अल्फा कहेंगे, दूसरा मान को बीटा। और शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा बीटा को जोड़िएगा तो माइनस बी बटा ए के बराबर होगा। और उसी में हल जो आया होगा ना, उसको अल्फा इंटू बीटा मतलब उसी हल को गुना कीजिएगा तो सी बटा ए के बराबर होगा। और शून्यक दे दे कि द्विघात बहुपद के शून्यक 3 4 है तो बहुपद निकाले, तो उसके लिए ये सूत्र लगाएंगे, ध्यान रखना है। यही सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझे। चलते हैं इसी प्रकार से अगले त्रिघात बहुपद पर। और अपना आखिरी जो होता है घात के आधार पर, वो होता है त्रिघात बहुपद। और इससे भी प्रश्न बनते हैं, और इसको भी एकदम आसान तरीका से सीखेंगे और समझेंगे, समझे। तो चलिए जानते हैं। आप त्रिघात मतलब त्रि मतलब 3, घात मतलब जिसमें 3 गो घात हो, माथ पर 3 गो सिंह निकला हो तो त्रिघात मतलब कहने का कि जिसमें अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, 3 होना चाहिए अधिकतम घात, तो कहलाएगा त्रिघात। एग्जाम्पल कुछ बताइए सर, तो लीजिए एग्जाम्पल लिख देते हैं। एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखिए अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात मतलब सबसे बड़का घात, सबसे बड़का घात 3 है सर, तो त्रिघात। और कुछ बताइए तो जी लीजिए एक्स के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 गो अधिकतम घात। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल पहचानने का तरीका कि अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात, समझे। अब चलिए यहां पर बताते हैं आगे। अब इसका भी व्यापक रूप होता है जी, इसका भी एक फर्मा होता है, इसी फर्मा में लिखिएगा तब आपका ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा, जिसको कहते हैं व्यापक रूप। और इससे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है। क्या होता है, वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, समझे, सी एक्स प्लस डी, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कौन राशि है, अचर है, अचर राशि है, अचर होगा। जहां ए बी सी डी जो होगा ना, वो अचर राशि होगा। और यहां पर भी ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये जगह 0 होगा तो इस पूरा को कर देगा 0, इस पूरा मान को कर देगा 0, तो अधिकतम घात 2 हो जाएगा। तो फिर 2 हो जाएगा तो त्रिघात कहलाएगा नहीं, तो त्रिघात कहलाने के लिए अधिकतम घात 3 होना चाहिए, इसलिए a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। समझे कि नहीं? अब इसी प्रकार से जानते हैं, जब इसको हम लोग हल करते हैं ना, तो इसके 3 गो शून्यक निकलते हैं, इसके 3 शून्यक होते हैं, 3 लिख देते हैं, 3 हिंदी में, इसके 3 शून्यक होते हैं, इसके 3 शून्यक होते हैं। कौन कौन सर बताइए, देखिए कौन कौन होते हैं। एक को कहते हैं अल्फा, दूसरा को कहते हैं बीटा, तीसरा को कहते हैं गामा। मतलब इसके 3 गो शून्य, एक शून्य का नाम अल्फा, दूसरा का नाम बीटा, तीसरा का नाम गामा, इसको कहते हैं अल्फा बीटा गामा। मतलब त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या जो होता है ना 3 गो होता है, 3 गो एक मान निकलेगा, इसलिए इसके 3 गो के नाम है, वो के नाम है अल्फा, दूसरा का नाम है बीटा, तीसरा का नाम है गामा। समझे? अल्फा बीटा और गामा। अब इसमें कुछ आगे चलते हैं, जिससे कहने का आशय, जब अल्फा बीटा गामा है तो क्या इसका भी सूत्र होता है? तो जी होता है। इसका सबसे पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब शून्यक हुआ को जोड़िएगा ना, शून्यक को कौन कौन है, एक शून्यक है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा, इस सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिएगा तो इसका जो मान होगा ना, वो मान -b/a के बराबर होगा। ये होता है शून्यकों का योगफल। आगे कुछ बताइए। आगे होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का ऐसा लिख सकते हैं, पहले लिख लो, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा कीजिए, अल्फा गुना बीटा गुना गामा, गुणनफल गुना। तो इसका जो मान होता है ना, वो होता है -d/a के बराबर। शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a के बराबर। और एक और बात ध्यान दीजिए, एक होता है 2 2 करके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। इस सब सूत्र को आपको याद रखना है, गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल। मतलब देखिए 2 करके शून्यकों का गुणनफल, मतलब 2 को गुणा कीजिए, अल्फा बीटा गुणा बीटा गामा गुणा, एक और कौन बच गया, गामा अल्फा, और इस सब का योगफल जोड़ दीजिए। गुणनफल का योगफल, इसका जो मान होता है ना, वो होता है c/a के बराबर। और एक और लास्ट सूत्र होता है त्रिघात बहुपद कह दे, निकालने का क्या सूत्र होगा, जब इसके शून्य के दे दे, तो त्रिघात बहुपद जब निकालने का सूत्र होता है ना, वो और आसान होता है। देखिए क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है अपना पूरा त्रिघात बहुपद के टोटल इंट्रोडक्शन हो गया, पूरा एकदम थ्योरी हो गया पूरा आपका। और ये थ्योरी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिना पढ़े आप जो है ना बहुपद अच्छे से बना नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। समझे? तो आप जो है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कीजिए, गणित को और मजबूत कीजिए। तो ये रहा आपका पूरा बहुपद आज का। कल से जो है कुछ थ्योरी करेंगे, फिर उसके साथ प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न हम लोग एनसीईआरटी के कर रहे हैं, हमने आपको बहुत पहले से बता रखा है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।